बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिसिज्म का चैप्टर नंबर 1, जिसमें आज हम लोग देखने जा रहे हैं अरिस्टोटल को। ये एक ग्रीक क्रिटिक्स थे, फिलोसोफर भी थे। सबसे पहले हम लोग इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये थे कौन। उसके बाद हम इनका एक फेमस वर्क द पोएटिक्स को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट आइडियाज़ थे द पोएटिक्स में वो हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिटिसिज्म को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म होता है कि किसी भी चीज़ के लिए उसको आप उसका एनालिसिस करते हो। एनालिसिस करने के बाद आप उसको एक ओपिनियन देते हो, एक जजमेंट देते हो, ठीक है? कि आप उसकी सबसे पहले आप उसकी या तो उसकी स्ट्रेंथ्स को पॉइंट आउट करते हो, या फिर आप उसकी वीकनेसेस को पॉइंट आउट करते हो कि जो भी इस चीज़ में क्या चीज़ जो है वो बहुत अच्छी है और कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं मज़ीद इसमें बेहतर होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं क्रिटिसिज़्म। और एक लिटरेरी क्रिटिसिज़्म क्या होता है कि इसमें हम लोग एक जॉनरा को लेते हैं, किसी भी लिटरेरी वर्क को लेते हैं। इसमें नॉवल हो सकता है, पोएम हो सकती है, प्ले हो सकता है, एसे हो सकता है, या किसी किस्म का कोई भी लिटरेचर का कोई भी जॉनरा हो सकता है। उसका एनालिसिस करने के बाद जो क्रिटिक्स होते हैं वो अपनी एक ओपिनियन देते हैं। अगर तो उसमें कोई गलती है तो वो उसको पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है? और ये नेगेटिव क्रिटिसिज़्म में आएगा। और अगर उसमें कोई अच्छाई है, अगर वो उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो वो पॉजिटिव क्रिटिसिज़्म में आएगा। तो ये होता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म कि किसी भी लिटरेचर के किसी भी जॉनरा को उठाया जाए और उसके बाद उसका सबसे पहले एनालिसिस किया जाए, क्योंकि क्रिटिसिज्म उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हमारे पास कोई एक वर्क ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसका हम लोगों ने क्रिटिसिज्म करना है। इसलिए किसी भी वर्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी वर्क लेना है और उसके बाद उसके हर एक एस्पेक्ट से इसका देखना है कि कौन-कौन से एस्पेक्ट जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, किस एस्पेक्ट में थोड़ी बहुत वीकनेसेस हैं। उन सबको पॉइंट आउट करना, इनको लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं अरिस्टोटल का। अरिस्टोटल जो थे वो पैदा हुए थे ग्रीस में इन 384 बीसीई में, और इनके फादर जो थे वो एक डॉक्टर थे, और इनके जो टीचर थे वो प्लाटो थे। प्लाटो थे, और इनके जो स्टूडेंट थे वो भी इनको टीचर भी बहुत ग्रेट मिले, और इनको जो इनके स्टूडेंट हैं वो भी बहुत ग्रेट और टैलेंटेड मिले। और वो जो थे वो थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। इनका नाम भी आपने सुना होगा। एरिस्टोटल ने साइंस, एथिक्स, पॉलिटिक्स इन सब सब्जेक्ट में अपनी खिदमात पेश की, और इनकी जो डेथ हुई है वो हुई है 322 बीसीई में। इनका जो एक ह्यूज इम्पैक्ट है वेस्टर्न थॉट्स पे, और इन्होंने फ़िलॉसफ़ी, साइंस, पॉलिटिक्स इन सब चीज़ों पे भी इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। एरिस्टोटल और प्लाटो जो हैं ये इंपॉर्टेंट एंशिएंट फ़िलॉसफ़र माने जाते हैं। के बाद में एरिस्टोटल ने अपने ऑन यूनिक आइडियाज़ को डेवलप किया, और इनके जो वर्क्स हैं वो वेस्ट में तो खो चुके हैं, वो नहीं मिलते इतने ख़ास, लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री में इनके जो वर्क थे वो प्रिज़र्व रहे, बचे रहे। और इनका इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी और साइंस पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इन्होंने ट्रांसलेट भी किया लैटिन में, और उसके बाद वो अपने इनके जो आइडियाज़ थे वो थ्रू आउट यूरोप में फैलते चले गए। इनफैक्ट आज भी इनकी जो स्टडी है, इनकी बुक्स की जो स्टडी है वो वर्ल्ड वाइड करवाई जाती है, और ये अपना इन्फ्लुएंस अभी तक इन्होंने रखा हुआ है पूरी दुनिया पे। उसके बाद हम बात करते हैं इनके वर्क की, जो कि था पोएटिक्स, इंट्रोडक्शन टू पोएटिक्स एज़ अ बुक ऑन क्रिटिसिज्म। एरिस्टोटल ने अपने इस बुक में कहा है कि जो पोएट्री है उसको उन्होंने इमिटेशन का नाम दिया है, कि ये एक इमिटेशन है कि जिसमें यूज़ किया जाता है वर्ड्स को, रिदम को और साउंड को, और ये एक इमिटेशन है नेचर का। इन्होंने अपनी इस बुक में एपिक पोएट्री के बारे में डिस्कस किया है और ट्रेजेडी के बारे में डिस्कस किया है। एपिक पोएट्री के बारे में थोड़ा बहुत ही डिस्कस किया है, साथ-साथ कॉमेडी के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, लेकिन इनका जो मेन फ़ोकस रहा है अपनी इस बुक में वो रहा है ट्रेजेडी पे। इनका जो फ़ोकस रहा है वो ये रहा है कि जो ट्रेजेडी है, स्टेज पे परफ़ॉर्म की जाती है एक्शंस के थ्रू कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये नहीं कि एक ही सिर्फ़ जो है वो कैरेक्टर वो नरेट कर रहा है उसको, बल्कि डिफरेंट कैरेक्टर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी एक्शन में, और वो स्टेज पे परफ़ॉर्म किया जाता है। और जो ट्रेजेडी है इसमें इन्वॉल्व होते हैं कैरेक्टर्स, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं उन लोगों से, मतलब रेगुलर लोगों से वो लोग वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। इनका ये भी कहना था कि जो ट्रेजेडी है, अगर उसमें जो मेन हीरो है, वो अगर हाई क्लास से बिलॉन्ग करता होगा, तो उस वक़्त उसको हम ट्रेजेडी बोलेंगे। और अगर उसका जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, वो अगर लोअर मिडल क्लास से ताल्लुक़ रख रहा है, तो फिर वो हम उसको कॉमेडी बोलेंगे। ट्रेजेडीज़ में जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो ऑडियंस को पिटी और फ़ियर के इमोशंस उनमें क्रिएट करते हैं, ताकि वो अपने इमोशंस को रिलीज़ कर सकें। इसके अलावा एरिस्टोटल का ये कहना था कि एक गुड ट्रेजेडी जो है, वो 6 पार्ट में डिवाइड की जाती है। ये 6 पार्ट जो हैं वो किसी भी ट्रेजेडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है, प्लॉट, उसके बाद कैरेक्टर, उसके बाद थॉट, फोर्थ पे आएगी डिक्शन, और उसके बाद मेलोडी, इसको सॉन्ग भी कह सकते हैं, म्यूज़िक भी कह सकते हैं, और उसके बाद स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल कहते हैं कि अगर आप, ऑफ कोर्स एक ट्रेजेडी है, वो स्टेज पे परफॉर्म की जाएगी, वो किसी न किसी थिएटर में परफॉर्म की जाएगी, तो थिएटर की जो सजावट होगी, ऑफ कोर्स वो किसी एक मेन टाइम पे दिखाई जाएगी ना, एक थिएटर में दिखाई जाएगी, तो उसका जो स्टेज की जो जितनी भी सजावट होगी वो सारा इसमें आएगा। एरिस्टोटल की जो बुक है द पोएटिक्स, इसकी जो मेन जो इसका पर्पस है, ये किस पे बेस करती है कि एक स्टडी है कि किस तरह से पोएम्स, प्लेस और जो स्टोरीज़ हैं वो वर्क किस तरह से करती हैं। एरिस्टोटल का जो आइडिया था इन्होंने बहुत देर पहले दिया था ये, लेकिन आज भी इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। इनका ये मानना था कि जो पोइट्री है वो एक डायरेक्ट कॉपी नहीं है रियल लाइफ़ की, बल्कि ये कन्विंसिंग है और एन्जॉयबल है थ्रू वर्ड्स एंड साउंड्स।
इन्होंने पोएम्स के बारे में कुछ यूँ कहा कि कोई भी पोएम जो है वो उस वक़्त तक अच्छी होगी, उसकी एक अच्छी स्टोरी होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग उसमें कैरेक्टर्स होने चाहिए, मीनिंगफुल थीम्स होने चाहिए और उसमें जो वर्ड्स का इस्तेमाल है और जो साउंड्स का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, नाइस होना चाहिए। और जो इसके विजुअल्स हैं, यानी कि जो थिएटर की सजावट वगैरह है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होनी चाहिए। एरिस्टोटल की जो बुक है, वो बहुत ज़्यादा सुपर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो भी स्टोरीज़ हैं या फिर जो पोएम्स हैं, वो किस तरह से वर्क करती हैं। इसमें हम लोगों को इनका जो आइडिया था काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा सुपर यूज़फुल माना जाता है। इन्होंने अपने इस बुक पोएटिक्स में ट्रेजेडीज़ वगैरह की कुछ खसूसियात बताई हैं। इनका ये मानना था कि किस तरह से जो ट्रेजेडीज़ हैं या फिर जो एपिक पोएम्स हैं, वो ऑडियंस में किस तरह से इमोशंस जो हैं वो क्रिएट करती हैं। यानी कि इसमें इन्होंने पिटी और फेयर वगैरह के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है कि ऑडियंस में पिटी और फेयर के इमोशंस को क्रिएट करना है। पिटी किस तरह से है कि अगर हमारे सामने कोई कैरेक्टर है, उस पे कोई ज़ुल्म हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें उस पे तरस आएगा और उसका जो नेक्स्ट वाला आएगा इमोशन वो होगा फेयर का। फेयर आएगा कि किस तरह से कि अब नेक्स्ट इसके साथ क्या होगा, ठीक है? तो ये पिटी और फेयर के इमोशंस किस तरह से ऑडियंस में क्रिएट होते हैं, ये इन्होंने बताया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके द पोएटिक्स की कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोएटिक्स की। तो प्लाटो इनके मैंने पहले बताया कि ये इनके टीचर थे, एरिस्टोटल के टीचर थे प्लाटो। इन्होंने एक वर्क लिखा द रिपब्लिक। इन्होंने इसमें आर्ट में जिसमें कि लिटरेचर और पेंटिंग वगैरह आ जाती है, उन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। एरिस्टोटल की जो बुक है द पोएटिक्स, ये प्लाटो के द रिपब्लिक के रिस्पॉन्स में लिखी गई थी क्योंकि उन्होंने उसमें आर्ट पे अटैक किया था जो कि एरिस्टोटल को बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं था। प्लाटो जो थे वो आर्ट को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनका ये कहना था जो पोएम है और जो पोएट्स हैं, ये दुनिया में झूठ फैलाते हैं, ठीक है? वो ये ऐसी चीज़ें बयान करते हैं जो कि असल में होती नहीं है और पोएट्री है और जो पोएट्स हैं, ये 2 गुना दूर हैं रियलिटी से। इसलिए ये आर्ट को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है अपनी इस बुक में आर्ट को। इसलिए एरिस्टोटल ने इसके रिस्पॉन्स में द पोएटिक्स लिखी। 17 की एज तक इन्होंने प्लाटो की अकेडमी में स्टडी की और उसके बाद ये अलेक्जेंडर को एज़ अ ट्यूटर पढ़ाने के लिए चले गए। उसके बाद जब ये वापस आए एथेंस तो उसके बाद इन्होंने अपना स्कूल खोला और म इनके जो भी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो नोट्स लिए, वो बुक जो है प्रॉपर बुक बन गई उसके बाद पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स जो थी, वो सिर्फ़ नोट्स हैं। ये इन्होंने खुद बैठ के नहीं लिखी थी बल्कि ये नोट्स थे, जो कि इनके स्टूडेंट्स ने लिए थे और बाद में ये पॉलिटिक्स की शक्ल में हमें मिली एज़ अ बुक। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है क्योंकि इसमें इन्होंने ये बताया कि किस तरह से लिटरेचर काम करता है और किस तरह से इसको जज करना चाहिए। मतलब कि किस तरह से इस पे क्रिटिसाइज़ होना चाहिए। एरिस्टोटल का जो स्कूल था, ये इनकी डेथ के बाद भी काफ़ी देर तक ओपन रहा लेकिन बाद में इवेंचुअली इसको क्लोज़ कर दिया गया। पॉलिटिक्स में एरिस्टोटल ने पोएट्री पे, ड्रामा पे और स्पेशली ट्रेजेडी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इन्होंने ज़्यादातर ट्रेजेडी के बारे में दिया है कि ट्रेजेडी को किस तरह से लिखा जाना चाहिए, किस तरह से वो काम करेगी, किसके कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स एक ट्रेजेडी में होनी चाहिए। और इनके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे वो 6 थे प्लॉट, कैरेक्टर्स, थॉट, डिक्शन, मेलोडी और स्पेक्टिकल। अब इन्होंने इसमें कैथारसिस का ज़िक्र किया कि किस तरह से इमोशन जो हैं वो रिलीज़ होंगे ऑडियंस के। इसके अलावा इन्होंने इसमें ये भी आर्ग्यू किया कि जो एक ट्रेजेडी है वो एक पावरफुल टूल हो सकता है एक मॉरल एजुकेशन देने के लिए। पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में एरिस्टोटल ने जो लिखा है वो एथेंस का कल्चर और उनके आर्ट के बारे में डिस्क्राइब किया है। एरिस्टोटल जो थे वो उस शहर में रहते थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोगों को फेमस प्ले राइटर्स देखने को मिलेंगे जिसमें कि एसिक्लस और सोफोक्लेस हैं। एथेंस में एक बहुत बड़े-बड़े फेस्टिवल्स हुआ करते थे ड्रामास वगैरह के और एरिस्टोटल को थिएटर जाना बहुत ज़्यादा पसंद था और इन्होंने अपनी इस बुक पॉलिटिक्स में ये भी कहा है कि ये रियल लाइफ़ की इमिटेशन होनी चाहिए किसी भी आर्ट में, वो पोएट्री हो या ट्रेजेडी हो, वो कोई किसी किस्म का भी जॉनरा हो, उन सब में रियल लाइफ़ की इमिटेशन होनी चाहिए। जिस तरह से वो है, उसको उसी तरह से दिखाया जाए, बिल्कुल एक रियल फॉर्म में उसको दिखाया जाए। इनके जो आइडियाज़ थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे कि किस तरह से लोग जो हैं वो ये सोचते थे कि किस तरह के स्टोरीज़ को लिखा जाए, पोएम्स वगैरह को किस तरह से लिखा जाए। एरिस्टोटल का जो वर्क है द पोएटिक्स वो इनका मोस्ट फेमस वर्क नहीं है, लेकिन फिर भी एक लोगों के ज़हनों पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के ज़हनों पर, लोगों की राइटिंग्स पर काफ़ी ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस है, अपना असर छोड़ कर गए हैं। स्पेशली ड्यूरिंग रेनेसांस जितने भी हम लोगों को राइटर्स, प्ले राइटर्स मिलेंगे, उन्होंने एरिस्टोटल के इस जो भी इन्होंने एक ट्रेजेडी का एक कंप्लीट थीम दिया था कि एक मेन जो पॉइंट्स हैं वो कौन-कौन से होने चाहिए किसी भी ट्रेजेडी में, उन्होंने उसको फ़ॉलो किया है। लेकिन शेक्सपियर ने एरिस्टोटल के इस आइडिया को नहीं फ़ॉलो किया क्योंकि इनका हमें जैसे कि शेक्सपियर का हमें द हैमलेट मिलता है, किंग लियर मिलता है। एरिस्टोटल का ये भी कहना था कि कोई भी अगर एक अच्छा इंसान है, ठीक है? हमें स्टोरी में एक बहुत अच्छा कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, लोगों की हेल्प करता है, काइंड है, बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर शेप किया हुआ है किसी भी राइटर ने। उसको ये ना हो कि आखिर में उसकी जो एक डाउनफॉल है या फिर उसके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी कर दी जाए, उसको स्पेशली मार दिया जाता है ना, किसी भी अच्छे कैरेक्टर को मार दिया जाता है। जैसे कि शेक्सपियर के द हैमलेट में, द किंग लियर में जो उनकी थर्ड वाली बेटी थी, वो कितनी अच्छी थी, अपने फादर के साथ हर किसी का सोचती थी। लेकिन आखिर में शेक्सपियर ने क्या किया, उसको मार दिया, ठीक है? और उसमें द हैमलेट में भी तकरीबन सभी की डेथ हो गई थी, जितने भी कैरेक्टर्स थे, उनमें सिर्फ 1-2 कैरेक्टर्स बचे, जो कि साइड कैरेक्टर थे। वही सिर्फ बचे, बाकी सबकी डेथ हो गई थी। अब एरिस्टोटल का ये भी कहना है कि अचानक से किसी भी अच्छे कैरेक्टर को मार देना, ये एक अच्छी ट्रेजेडी की अलामत नहीं है।
अच्छे करैक्टर जो हैं वो एक गुड एंड ही डिज़र्व करते हैं। लेकिन शेक्सपियर के हम लोगों को प्लेज़ में सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि क्योंकि ज़्यादा जो अच्छे करैक्टर्स होते हैं शेक्सपियर उनको मार देते थे, बिल्कुल ही उनको ख़त्म कर देते थे और बाद में पता चलता था कि ये क्या हुआ यार, ये तो बहुत अच्छा करैक्टर था, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ही डिज़र्व्स बेटर एंड हम लोग ये बोला करते हैं। तो एरिस्टोटल की जो पोएटिक्स था उसका मेन आइडिया तो आप लोगों के ज़हन में अब अच्छी तरह से बैठ चुका होगा कि इन्होंने इसमें ट्रेजेडी की बात की, एपिक पोएट्री की बात की, ट्रेजेडी के जो मेन-मेन कंपोनेंट्स हैं, कौन-कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए किसी भी ट्रेजेडी में उसकी बात की। इन सबको ज़हन में लेके चलें, इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसकी समरीज़ देखेंगे और इनके जो मेजर आइडियाज़ हैं द पोएटिक्स के उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।